नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। करंट होगा, करंट लिखा है तो इग्नोर करना है। टाइपिंग मिस्टेक जो इस तरह की है उसको इग्नोर करना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। कुछ लोग अभी उपस्थित धीरे धीरे हो रहे हैं, अभी उपस्थित नहीं है। शायद कल की कक्षा मैथ की मिली थी, इस वजह से अभी छात्र जुड़ नहीं पाए हैं। तो धीरे धीरे आप सब जुड़ जाएं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज 20 प्रश्न हैं आपके लिए और इन 20 प्रश्नों का समग्रता से हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कराया जाए, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 20 प्रश्न देख रहे हैं और ये आज की तीसरी सीरीज हो जाएगी और इसमें कम से कम आपका 3 दिन में देखें तो 60 से 70 मुद्दे आपके बिहार स्पेशल के जो हैं वो कवर हो रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक बिहार स्पेशल की ये जो सीरीज है ये इसी तरह से अनवरत चलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की। और यदि कोई समस्या है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो सुझाव आपके हमेशा सादर आमंत्रित हैं, आप कभी भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे जुड़ रहे हैं सारे लोग। चलिए एक एक करके अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के, ध्यान से इसको पढ़ना है, हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के, ध्यान से इसको देखते हैं, टुडे ग्रुप के स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे 2021, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 2021 की बात हो रही है के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिल रहा है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिल रहा है, चलिए बताएं किस राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिल रहा है। देखो बात हो रही है बिहार की, तो इसमें आंख मूंद के, क्योंकि यहाँ तो आप कर सकते हो, परीक्षा में आएगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बिहार स्पेशल की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो राज्य होगा वो आपका है बिहार। ठीक है, अब बिहार अगर राज्य है तो ये भी आपको पता होना चाहिए किन क्षेत्रों की बात हो रही है, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिला। तो आपको बता दें शिक्षा और स्वास्थ्य, नोट कर लीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं, शिक्षा व स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार देखने को यहाँ पर मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको बता दें कि ये जो बात हो रही है सुधार की, ये तो ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीति आयोग ने अभी एक रैंकिंग जारी की है। नीति आयोग ने अभी डेल्टा रैंकिंग जारी की है और डेल्टा रैंकिंग विशेष रूप से आकांक्षी जिलों के लिए होती है। ठीक है, आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिले मतलब होते हैं ऐसे जिले जो बहुत ही पिछड़े थे, ऐसे जिले जो बहुत ही पिछड़े थे और उनमें सुधार के लिए प्रयास किए गए। तो जब बात की जाए आकांक्षी जिलों में, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार जो आकांक्षी जिले हैं उनमें से 5 जिले कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनमें पहले आता है दुमका, दुमका प्रथम स्थान पर है और दुमका आता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड से आता है। फिर इसके बाद आता है मुजफ्फरपुर, इसको नोट कर लीजिएगा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद अगला आता है औरंगाबाद, औरंगाबाद, इसके बाद आता है बांका और अगला आता है शेखपुरा। ये आपको याद रखना है, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार 4 जो सर्वश्रेष्ठ जिले हैं आकांक्षी जिलों की श्रेणी में, वो ये 5 जिले हैं, जिनमें से 4 आता है आपका बिहार का, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा, और ये जो दुमका है ये है झारखंड का, ये पहले स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया आकांक्षी जिले मतलब जो जिले पिछड़े हुए थे विकास की दृष्टि से, जो जिले पिछड़े हुए थे उनमें कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और वो पिछड़े जो जिले थे उनमें सुधार देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ जिले हैं सुधार प्रदर्शित करने वाले, ऐसा नहीं है। ये पिछड़े जिलों में, आकांक्षी जिलों में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले हैं, ये आपको याद रखना है। आकांक्षी जिले का मतलब ऐसे जिले जो पिछड़े हुए थे, जिनमें विकास कार्यक्रमों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि ये जिले भी मुख्य धारा से जुड़ सके
सके, मुख्य जिले जो हैं विकास की दृष्टि से उनकी सूची में इनका भी नाम आ सके। यहाँ पे बात हो रही थी कि नीति आयोग जारी करता है या नहीं रैंकिंग, तो आपको बता दें नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। इतना याद रखिएगा कि इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का पद जो भी सुशोभित करेगा वह व्यक्ति इसका चेयरपर्सन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर राजीव कुमार ये नाम पूछा जाता है, डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजीव कुमार, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नटखट साइंस लैब का संबंध बिहार के किस जिले से है? नटखट साइंस लैब, चले बताएं, नाम ही है ऐसा। नटखट साइंस लैब का संबंध बिहार के किस जिले से है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं किस जिले से इसका संबंध है, आपको बताना है। आपको बता दें नटखट साइंस लैब विशेष रूप से बिहार राज्य क्षेत्र में चलाया जा रहा है, बिहार के एक विशेष जिले में चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है कि जो इस जिले के छात्र हैं, पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप कह सकते हो चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो इस जिले के छात्र हैं उनकी साइंस में रुचि बढ़े, उनका साइंस में आप कह सकते हो ज़्यादा ध्यान लगे। तो साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसके माध्यम से जो हमारी बेकार वस्तुएं होती हैं, प्लास्टिक की जो बेकार वस्तुएं होती हैं, उनके माध्यम से साइंस के, विज्ञान के आप कह सकते हो नए नए प्रकार के जो आविष्कार होते हैं या नए नए प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाया जाएगा, विशेष रूप से लैब से संबंधित। तो नटखट साइंस लैब के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस शहर से बात हो रही है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद या बांका? तो इसका सही उत्तर है सिल्क सिटी। अब अगर मैंने सिल्क सिटी बता दिया तो आपको पता होना चाहिए बिहार की ये जो सिल्क सिटी है इसी नाम से ये पूरे विश्व में विख्यात है, और बात हो रही है भागलपुर की। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। भागलपुर में नटखट साइंस लैब की स्थापना की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब बात आती है भागलपुर की तो आपको याद आना चाहिए विक्रमशिला। क्यों याद आना चाहिए विक्रमशिला? क्योंकि विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में गांगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये आपको देखने को मिलेगा भागलपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है पहले पर आता है पटना, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलता है भागलपुर। तो याद रखना है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना और दूसरे स्थान पर है भागलपुर, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं, हाल ही में खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। जमुई, आरा, ये आरा से लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, आरा, ये है शेखपुरा, शेखपुरा और पटना। बताएं इनमें से कहां पर खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये आपको बताना है। खादी मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? 4 नाम दिए हुए हैं, जमुई, आरा, शेखपुरा और पटना। बताएं। चलिए जवाब दीजिए, सभी को जवाब देना है, जितने भी छात्र उपस्थित हैं सभी को जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। देखो यहाँ पे बात हो रही है खादी मेला सह प्रदर्शनी, तो इसका आयोजन किया गया आरा में। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। आरा की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार में एक मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं जो कि आरा से आते हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र आरा है। क्या आप बता सकते हैं वो कैबिनेट मंत्री कौन से हैं जो बिहार के आरा से आते हैं? और ये बिजली मंत्री, इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो, बिजली मंत्री हैं, और नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन आता है। तो आपको बता दें ये बात हो रही है आर के सिंह की। आर के सिंह का नाम याद रखना है। आर के सिंह
वर्तमान समय में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आरा से आते हैं। नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, साथ ही साथ बिजली मंत्रालय इनके अधीन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ पिछले दिनों आपने पढ़ा था कि बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट जो है, बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो भी आरा में स्थापित किया जाएगा, यह भी आपने पिछले दिनों देखा था, तो इसको भी याद रखना है। बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट जो है वो आरा में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में बिहार ने, यहाँ पे जब इंग्लिश होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे लिखा था ई विधान, ठीक है, ई विधान, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फॉन्ट नहीं सपोर्ट करता है तो इस वजह से हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही है हाल ही में बिहार ने ई विधान एप्लीकेशन लागू करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ई विधान एप्लीकेशन लागू करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, आपको बताना है। चलिए बताएं, ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला बिहार भारत का किस क्रम का राज्य है, ये आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। ई विधान एप्लीकेशन की बात हो रही है, विशेष रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके लिए लागू किया गया है। और आपको पता होगा बिहार में विधानसभा की 243 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या बिहार में विधान परिषद भी है, तो आपको पता होना चाहिए, जी हाँ, बिहार में विधान परिषद भी है और यहाँ पर विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 75 हैं। क्या बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? जी हाँ, बिहार में कुल जो सीटें हैं लोकसभा की हैं वो 40, और इन 40 सीटों में से 6 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार से लोकसभा में जैसे 40 सीटें हैं, उसी प्रकार से बिहार में लोकसभा की, राज्यसभा की यदि सीटों की बात करें तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार से राज्यसभा की 16 सीटें और बिहार से लोकसभा की 40 सीटें, इसके साथ साथ 45 विधान परिषद की सीटें और 243 ये आपको देखने को मिलता है विधानसभा की सीटें, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कौन सा स्थान मिला है, तो आपको बता दें इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। इस क्रम में ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने में बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है। श्रेयसी सिंह के बारे में पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है। चलिए बताएं, सभी को बताना है, आप में से जितने भी छात्र देख रहे हैं सबको जवाब देना है। बताएं श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या शूटिंग। और बार बार कहता हूं यदि क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पिछले दिनों जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें बहुत सारे छात्रों ने जवाब दिया, बहुत खुशी है इस बात की। और मैं यह भी चाहता हूं कि यदि आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछता हूं इस दौरान, तो जब वीडियो समाप्त हो जाती है, यहाँ पे नहीं देना है लाइव सेशन में, जब वीडियो समाप्त हो जाती है तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य आपको जवाब देना चाहिए। पिछली बार बहुत सारे छात्रों ने दिया था जवाब, बहुत अच्छा लगा देख के, और अभी मैं नाम भी उनके बताता हूँ कि किन छात्रों ने अच्छा जवाब दिया था। बताएं, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या शूटिंग। आपको बता दें इनका संबंध है शूटिंग से। और अभी पंजाब के पटियाला में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और इसका नाम था 64वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता। 64वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 64वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता, और 64वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन था यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटियाला में। और पटियाला कहाँ पर पड़ता है, पटियाला पड़ता है पंजाब में, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर श्रेयसी सिंह ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें श्रेयसी सिंह का जो संबंध है ये है जमुई से, जमुई से इनका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि ये खिलाड़ी के साथ साथ ये यहाँ की विधायक भी हैं, तो जमुई की ये विधायक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जमुई की विधायक हैं श्रेयसी सिंह, जिन्होंने 64वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में
2 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये प्रतियोगिता पटियाला पंजाब में हुई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें इसको बताएं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? अभी इसमें संशोधन किया गया है और इसी वजह से ये प्रश्न जो है चर्चा में है। तो बताएं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? देखो इसमें आपको बता दें, आप जवाब दीजिए। इसमें मैक्सिमम जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 70 वर्ष और सेवा की जो अवधि रखी गई है 3 वर्ष। मतलब 70 और 3 वर्ष में से जो भी पहले होगा वही इनकी सेवा अवधि होगी, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो पहली बात कि इनकी मैक्सिमम आयु है 62 वर्ष और कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो 6 और 62 में से जो भी पहले आ जाता है उसी समय इनको रिटायर होना पड़ता है। तो इसका सही जवाब है सी विकल्प 3, क्योंकि बात हो रही थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में बिहार के किस शहर में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया? बिहार के किस शहर में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया, ये आपको बताना है। शेखपुरा, बांका, औरंगाबाद या पटना? बताएं, नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया था? शेखपुरा, बांका, औरंगाबाद या पटना? जवाब दीजिएगा। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो यहां पे बात हो रहा है हैंडलूम। हैंडलूम का मतलब हो गया हथकरघा। ठीक है, हथकरघा। और जब हम बात करते हैं हथकरघा की तो आपको याद आना चाहिए क्या कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। और कब मनाया जाता है 7 अगस्त को? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो क्यों प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, यदि हम इसकी बात करें तो इसका आयोजन किया गया पटना में। पटना में कहाँ पर किया गया? पटना के गांधी मैदान में किया गया। ठीक है, और जब बात आती है गांधी की तो आपको याद आना चाहिए महात्मा गांधी की जब बात आती है बिहार से संबंधित तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह का जिक्र होता है। और चंपारण सत्याग्रह की यदि हम बात करें कि चंपारण सत्याग्रह कब ये जो है किया गया था, तो वर्ष 1917 में किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। किसके खिलाफ किया गया था, क्यों किया गया था, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर मैं चंपारण की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार राज्य सरकार चंपारण सर्किट का विकास कर रही है। चंपारण सर्किट का विकास कर रही है पर्यटन की दृष्टि से। और चंपारण सर्किट के विकास के लिए बिहार राज्य सरकार 33 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंपारण सर्किट के विकास के लिए बिहार राज्य सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है तो ये आपको पता होना चाहिए कि 33 करोड़ रुपए चंपारण सर्किट के लिए बिहार राज्य सरकार खर्च कर रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गृह रक्षा वाहिनी संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? गृह रक्षा वाहिनी संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75, 78, 80 या 85 आपको बताना है। बताएं कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? चलिए जवाब दीजिएगा। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75, 78, 80 या 85? देखो यहाँ पे बात हो रही है गृह रक्षा वाहिनी की, तो इनका 75वां ये विकल्प आपका सही है। लेकिन जब हम गृह रक्षा वाहिनी देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बिहार में स्वाभिमान वाहिनी का भी गठन किया गया था। और स्वाभिमान वाहिनी क्या था? स्वाभिमान वाहिनी विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं के लिए था। जनजातीय महिलाओं का एक पुलिस बटालियन था जिसको स्वाभिमान वाहिनी नाम दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, गृह मंत्रालय की रैंकिंग के अनुसार बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? गृह मंत्रालय की रैंकिंग के अनुसार बिहार का सर्वश्रेष्ठ, याद रखिएगा देश का नहीं पूछा जा रहा है, बिहार का सर्वश्रेष्ठ पूछा जा रहा है। बताएं
बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? पिछले दिनों मैंने आपको बताया था सदर बाजार पुलिस स्टेशन, और सदर बाजार पुलिस स्टेशन आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन था। दूसरा था गंगापुर पुलिस स्टेशन, और ये गंजाम जिले का था, उड़ीसा का था, ठीक है। और तीसरा यदि हम बात करें, ये हरियाणा का था, जिसका नाम था भट्टुकलन, और भट्टुकलन पुलिस स्टेशन जो है ये हरियाणा का था। तो पहला याद रखिए, पहला पर्याप्त है, सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही बिहार का सर्वश्रेष्ठ कौन सा था, तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ था रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन, और रामपुर चौरम पुलिस स्टेशन इस सूची में 10वें स्थान पे था। पूरे भारत में यदि हम देखें तो इसका स्थान 10वां था, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी बता देता हूं कि ये किस जिले में आता है, तो ये अरवल जिले में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहां पर आता है? अरवल जिले में आता है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गावती डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? दुर्गावती डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है, यह आपको बताना है। चले बताएं, दुर्गावती डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? कल मैंने आपको बताया था कैमूर का एक विशेष चावल, और उसका नाम आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो समाप्त होने के बाद, कि कैमूर का वो कौन सा चावल मैंने आपको बताया था जिसको लेकर पूरे बिहार में उसकी मांग है, और उसको लेकर बिहार राज्य सरकार कार्य कर रही थी। क्या कार्य कर रही थी? पहाड़ों से गिरने वाले पानी को इकट्ठा करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम चला रही थी। और उस पानी को जो इकट्ठा किया जाएगा, जो संरक्षित किया जाएगा, उसका प्रयास होगा, उस पानी का उपयोग होगा कि आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के पर्वतीय ढलानों के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी तो उसे विशेष चावल की प्रजाति को उन क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा। तो ये कौन सा था चावल की प्रजाति, कल मैंने बताया था, तो आपको बताना है। और आपको बता दें, जब बात हो रही है दुर्गावती डैम की, तो ये बन रहा है कर्मनासा नदी पर, ठीक है। कहाँ पे बन रहा है? कर्मनासा नदी पर। यदि हम बात करें स्थान कौन सा है, तो कैमूर में बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? बिहार का, यहाँ पे भारत का नहीं पूछा जा रहा है, भारत का तो इंदौर, यदि हम पहली बार को छोड़ दें जब मैसूर टॉप पे था, तो लगातार इंदौर टॉप पर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार का, तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ये आपको बताना है। बताएं, बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में? सबसे पहली बात आप बताएं, तब तक मैं बता देता हूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, इसको जारी करने वाला मंत्रालय होता है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। और आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की जब बात करते हैं, इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये आपको नाम याद आना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी। और आपको बता दें, आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलना था, वो इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों माइक की वजह से उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, पूरे वीडियो में कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए उसको मैंने पब्लिक नहीं किया है। आज फिर से रिकॉर्ड किया हूँ और कल आपको मिल जाएगा। चलिए इसको बताएं, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ शहर है गया, और गया का पूरे भारत में जो स्थान है वो है 289वां, ठीक है। पूरे भारत में 289वें स्थान पर है, लेकिन बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है गया, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे स्वच्छ गंगा टाउन कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन सबसे पहले आता है वाराणसी, दूसरे स्थान पे आता है मुंगेर, और तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिलता है पटना। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है बिहार का, तो आ जाएगा गंगा तटीय शहर, तो आ जाएगा मुंगेर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गंगा टाउन सबसे स्वच्छ मुंगेर है। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा सतघरवा जलाशय योजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? सतघरवा जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है, आपको बताना है। सतघरवा जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? मुंगेर, पटना, गया या कैमूर? और आपको बता दें, ये जिस जिले से संबंधित है वहां पर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है, जिसका नाम है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए।
दूसरा आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला यह जिला है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला यह जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यह जिला है और यहाँ पर जो लिंगानुपात देखने को मिल रहा है वो है 876। एक बात कर ली जाए कि बिहार का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है, तो गोपालगंज आता है। गोपालगंज जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है और यहाँ पर यदि हम देखें तो 1021 का लिंगानुपात देखने को मिलता है। बिहार के ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो 918 देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि मैंने इतना हिंट दे दिया, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और हिंट दे दिए तो आपको याद आना चाहिए ये बात हो रही है मुंगेर की। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है, मुंगेर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? ब्लड डोनेशन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला बिहार भारत का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा, बताएं। देखो, अपना प्रयास होता है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएं और यही प्रयास रहता है कि वीडियो कभी भी, जो ये आपकी रात्रिकालीन कक्षा की वीडियो है, कभी भी 35 से 40 मिनट जो है उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, और ऐसा होता भी नहीं है अक्सर कि 35 से 40 मिनट में हम अपनी कहानी को समाप्त कर लेते हैं और यही प्रयास है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दी जाएं। वही आप कह सकते हो बेस्ट स्किल है पढ़ाने की और उसी पर मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि बेस्ट स्किल मेरी है, लेकिन हाँ, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। बताएं, ब्लड डोनेशन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें, ब्लड डोनेशन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। याद रखिएगा, अभी तक क्या होता था, किसी भी अन्य राज्य में हो, कहीं भी हो पूरे भारत में, जब आप ब्लड डोनेट करते थे तो एक कार्ड आपको दे दिया जाता था। ठीक है, एक कागज़ पे नोट करके दे दिया जाता था। कई बार क्या होता था, उसका मिसयूज भी होता था, कई बार वो हमसे खो भी जाता था। तो अब क्या हो जाएगा, डिजिटल कार्ड जब जारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि कहीं भी हैं आपकी डिटेल सेव रहेगी, आपकी सारी जानकारी उस पर सेव रहेगी और कहीं भी आप जब भी चाहेंगे उसको यूज कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी नहीं हो सकेगा। बताएं, कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? आपको बता दें, कलरव पक्षी महोत्सव के मनाए जाने की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 से। वर्ष 2021 में जमुई में इसको मनाया गया था। 2 पक्षी अभयारण्य थे जिनमें मनाया गया था। पहला था नाकी और नकटी। नाकी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो हैं जमुई के, वहाँ पर इसको 2021 में मनाया गया था। लेकिन बात हो रही है 2022 की, तो आपको बता दें 2022 में इसको जो मनाया जाएगा वो है कदवा दियारा। कहाँ पे मनाया जाएगा? कदवा दियारा। और कदवा दियारा की यदि हम बात करें, ये पड़ता है भागलपुर में। तो इस बार कहाँ मनाया जाएगा? इस बार मनाया जाएगा भागलपुर में। ये कदवा दियारा में क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसमें देखा जाता है कि इस समय बहुत सारे पक्षी जो हैं, प्रवासी पक्षी, वो यहाँ पर आते हैं। तो भागलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जब बात हो रही है पक्षियों की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो आपको याद आना है गौरैया, यहाँ की राजकीय पक्षी है। एक पक्षी हॉर्नबिल काफ़ी चर्चा में रहता है, आपको पता होगा कि हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। एक त्यौहार भी मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, और एक त्यौहार मनाया जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल जो कि अरुणाचल प्रदेश में। और इसको संरक्षित करने में जो जनजाति लगी हुई है उसका नाम है न्यासी जनजाति। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या रहा है, आपको बताना है। चलें बताएं, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या रहा है? सबसे पहली बात, हेल्थ इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी हुआ है, ये 2019-20 के लिए जारी हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस हेल्थ इंडेक्स में यदि हम बात करें तो केरल टॉप पर है। ठीक है, और पर्वतीय राज्यों की यदि हम बात करें तो पर्वतीय राज्यों में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मिजोरम टॉप पर है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में यदि हम बात करें तो दादर, नागर हवेली और दमन दीव टॉप पर है। तो यूनियन टेरिटरी में दादर, नागर हवेली, दमन दीव, छोटे राज्यों पर्वतीय राज्यों में मिजोरम, बड़े राज्यों में केरल टॉप पे है। बात यहाँ पे पूछी जा रही है कि बिहार का स्थान क्या है। बिहार का स्थान क्या है ये आपको बताना है।
यहाँ पे आपको बता दें टोटल जो बड़े राज्य हैं उसमें 19 राज्य सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। इन 19 राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर है, मतलब 18वें स्थान पे बिहार है। 19वें स्थान पे कौन सा राज्य है सबसे लास्ट में, तो ये यूपी आता है, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे लास्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो 18 इसका सही उत्तर है, इसको बताएं। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को यूरोपियन सोसाइटी द्वारा क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड है ये विशेष रूप से एक संस्था है और उसी के द्वारा दिया गया है। और ये जो संस्था है यदि हम बात करें तो ये संस्था आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, ये देखने को मिलती है आपको स्विट्जरलैंड में, और इसका पूरा नाम है यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च। यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है नालंदा। नालंदा की बात हो रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने माना है। नालंदा यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नाम आना चाहिए कुमारगुप्त प्रथम का, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, क्यों, क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। इसके बाद बात आती है कई बार कि इसको नष्ट किसने किया था, तो कई बार मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी का नाम आता है, बख्तियार खिलजी ने इसको आग लगाकर नष्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में बिहार के किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विशेष रूप से जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न अधूरा है। हाल ही में बिहार के किस संस्थान को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया, मतलब औषधीय शिक्षा में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किसको घोषित किया गया है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें, जब बात हम कर लेते हैं औषधीय शिक्षा की तो सबसे पहला जवाब हो जाता है क्या, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। और यदि आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान कहाँ पर है तो आपको जवाब देना है हाजीपुर। टोटल 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है और उनमें से एक बिहार का है जो हाजीपुर से संबंधित है। जैसे मैंने बात किया हाजीपुर, तो आपको पता है कि हाजीपुर से लोकसभा सांसद कौन है, जानना जरूरी है। जानकारी है तो बताएं कि हाजीपुर से लोकसभा सांसद कौन से हैं। और आपको बता दें हाजीपुर से जो लोकसभा सांसद हैं वही वर्तमान समय में हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन आता है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पशुपतिनाथ पारस की। तो याद रखिएगा पशुपतिनाथ पारस जो हैं ये हाजीपुर से सांसद हैं और हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में कमला नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में कमला नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है, बताएं। बिहार के किस जिले में कमला नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। आज का होमवर्क है आपका कि कमला नदी, इसको भी बताना है आपको कि कमला नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। किन देशों में बहती है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका यह हो गया। दूसरा जो आपका होमवर्क है यहीं पर नोट कर लीजिए कि आज आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर, एक एक राज्य की बात होगी, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। चाहे आप नकल मारकर रट्टा मारकर लिखिए, चाहे याद हो तो उसके बल पर लिखिए, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। कोई बात नहीं याद है आप खोज कर लिखिए, कम से कम इसी बहाने याद तो होगा ना। तो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इनके बारे में आपको बताना है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसका जवाब आप दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूं। बिहार में जब पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबे कहां पर हैं, सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग किन जिलों में हैं, तो सबसे पहला नाम आता है पटना का। दूसरा नाम इसमें देखने को मिलता है कौन सा, दूसरा नाम देखने को मिलता है मधुबनी। तीसरा नाम देखने को मिलता है मुजफ्फरपुर। तो मधुबनी जो है तीसरे पे है मुजफ्फरपुर। तो मधुबनी जो है यहाँ पर आपको बता दें कि 322 किलोमीटर राजमार्ग देखने को मिलता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। पटना की यदि हम बात करते हैं तो पटना में 440 किलोमीटर लंबा राजमार्ग देखने को मिलता है, कुल लंबाई इस जिले में। तो इसका सही जवाब है इस प्रश्न का भी मधुबनी। तो मधुबनी इसका सही जवाब है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात हो रही है कमला नदी की, तो ये आप बताएंगे कहाँ से निकलती है।
दूसरी बात बता दें, मधुबनी में एक मेला भी लगता है जिसको बोलते हैं सिंधेश्वर मेला। सिंधेश्वर मेला पूछा जा सकता है कि सिंधेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो मधुबनी जिले में लगता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। केंद्र सरकार ने बिहार के किस स्थान पर पोटाश माइनिंग की अनुमति दी है? केंद्र सरकार ने बिहार के किस स्थान पर पोटाश माइनिंग की अनुमति दी है? और इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बताएं कहां पर पोटाश माइनिंग की अनुमति दी गई है? देखो आपको बता दें, बात आप जवाब दीजिए, तब तक मैं कुछ जानकारी यहां पे अंकित कर देता हूं। चलें, जवाब सबको देना है। चलें, सभी को जवाब देना है। बताएं पोटाश माइनिंग कहां पर की जाएगी? बिहार में पोटाश माइनिंग कहां पर की जाएगी? चलें, बिहार में पोटाश माइनिंग की यदि हम बात करें तो पोटाश माइनिंग की जो अनुमति मिली है वो औरंगाबाद और गया में दी गई है। कहाँ दी गई है? औरंगाबाद और गया में दी गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रोमियम कहाँ से निकाला जा रहा है, तो क्रोमियम सासाराम और रोहतास से निकाला जा रहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए माइका के लिए तो नवादा आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए फायर क्ले के लिए तो भागलपुर का नाम याद रखना है। और आपको बता दें भागलपुर में कोयले के भी कुछ निक्षेप मिले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पोटाश औरंगाबाद गया, क्रोमियम सासाराम रोहतास, माइका नेवादा, फायर किले भागलपुर और कोयला भी भागलपुर में पाया गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है। बताएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शंकर नाथ झा, हरिदास शर्मा, चंदना दत्त, निशा कुमारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप जानते हो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है और इस दौरान इन्हीं का जन्मदिन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सही जवाब है डॉक्टर शंकर नाथ झा। डॉक्टर शंकर नाथ जो झा थे, विशेष रूप से बिहार का जो मुसहर समुदाय है, विशेष रूप से जमुई जिले में इन्होंने मुसहर समुदाय के लिए काफ़ी काम किया और वहाँ पे शिक्षा की अलग जगाई मुसहर समुदाय के लोगों में, और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और बिहार राज्य का सर्वश्रेष्ठ आप कह सकते हो, सर्वोच्च आप कह सकते हो शिक्षक पुरस्कार जो है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो यही पुरस्कार है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर शंकर नाथ झा। ठीक है, इसके बाद 2 नाम यहाँ पे और लिखे हुए हैं, हरिदास शर्मा, चंदना दत्त। आप जानते हो भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की थी, वह उसमें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कारों में बिहार के यही 2 लोग हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला है, हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए आज की जो कक्षा थी वो यहीं पे समाप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। 20 प्रश्न थे हमारे और 20 प्रश्नों को हमने समग्रता से देखा था। आगे आपकी कक्षा इसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी। बस ज़रूरी है कि आप कुछ नया पढ़ें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। तो रिवीजन को प्राथमिकता दीजिए, नया पढ़ने को अब प्राथमिकता नहीं देना है। अब अगर प्राथमिकता में रखना है तो सिर्फ और सिर्फ रखना है कि हम रिवीजन कितना कर पाते हैं, कितनी चीज़ों का रिवीजन कर पाते हैं, नया आप कुछ पढ़ने का भी प्रयास ना करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।